गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, पिछली क्लास में जो हम एक इम्पोर्टेंट टाइप कर रहे थे, काउंटिंग फिगर आकृति गिनना, उसमें कुछ एक विशेष तरह की आकृति लेकर के हमने उसमें तरह तरह से उस आकृति को चेंज करते हुए और डायरेक्ट कैसे हम उसमें त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखी थी। अभी फिलहाल स्क्रीन पर हम जो देख रहे हैं वो भी उसी तरह के प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के अंदर एक बार रिपीटेशन देख लेते हैं इनका अपन। सबसे पहले ये आसान, इसे हल करना सभी को आता है कि जब भी अगर एक बेस है, बेस उसको बोलते हैं जहां से विभाजन हो। ये है आपका बेस, इसको बोलते हैं विभाजन। बेस आपके ज्यादा भी हो सकते हैं आपके। यहां पर आपको करना ये होता है कि जितने भी ये नंबर हैं इन सबको आपको काउंट कर देना, इन नंबरों को, कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, ये हो गए 15। अब आपके पास में नीचे जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि अगर एक में आपके पास 15 है, अगर मगर आपके पास में बेस डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो ये चीज भी आपको आसानी से आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 15 अगर इसमें थे तो 15 इसमें भी होंगे, 15 इसमें भी होंगे, क्योंकि इसके भी 5 भाग ही हैं और इस बेस के भी 5 भाग ही हैं। अब ये जो बेस है, कई बार दिखाने का तरीका इसका ऐसा भी होता है, ये वाला जो बेस था इसके बाद बेस इस तरीके से होता है, बेस इस तरीके से होता है, यानी कि इस पॉइंट से। ये पैटर्न स्टूडेंट को टफ लगता है क्योंकि इसके अंदर आपके एक बेस तो ये लेंगे अपन, यानी कि कैसे गिनेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6, तो ये हो गए 6 इस पर भी होंगे, 6 इस पर भी होंगे आपके, यानी कि 6 6 6 अगर इन तीनों बेस पे होंगे, 1 2 3 बेस पर, तो ये आपके हो गए 18। मगर इस तरह के प्रश्नों में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो बेस है वो आपके पास ये भी हो जाता है फिर, क्योंकि ये भी ऐसी लाइन है जहां से आपके दो लाइनें निकल करके एक पॉइंट पर मिल रही हैं, और इन प्रश्नों में थोड़ी सी आपको शायद दिक्कत आती है। फिर क्या करना होता है इसके अंदर, इस बेस के 18 लिए, फिर इस वाले बेस में भी ऐसा ही करते हैं हम कि इसमें भी 1 2 3 लिखा, यानी कि टोटल वही बनेगा 3 2 5 और 1 6। फिर इस बेस का भी लेंगे अपन, इसमें भी 3 भाग हैं तो 6 बनेगा। फिर इस वाले बेस का लेंगे, इसका भी 6 आएगा, यानी कि हमारे पास 18 यहां पे थे, 18 यहां पे हैं, 36 हमने काउंट कर लिया, 18 18। मगर इसमें लास्ट में एक काम और करना होता है, आपको ध्यान होगा कि यहां पर हमने क्या है, हर खाने में नंबर दो दो बार डाले हैं, यानी कि जितने भी खाने हैं वो सब डबल बार ट्राइंगल के रूप में काउंट हुए हैं। इन्हें आप माइनस कर देंगे, टोटल 9 खाने हैं आपके पास, तो 36 में से 9 घटा के 27। और नहीं तो मैंने एक इसके अंदर चीज आपको ये और बताई थी, अगर आपके पास में समानता मिलती है, समानता वाले क्वेश्चन पे लेके आता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास में ये दोनों प्रश्न हैं, आपके पास यदि इधर के बेस पर भी यदि दो लाइनें हैं विभाजन करती हुई, 3 विभाजन यहां भी हैं, इस लाइन पर भी आपके जो विभाजन हैं वो 3 ही हैं, इसको बोलते हैं समानता। इधर भी 3, इधर भी 3। अगर बराबर बराबर भाग दोनों साइडों पे हैं तो डायरेक्ट ही जितने भाग थे ना आपको उसका क्यूब कर देना है, डायरेक्ट आंसर आप 27 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो चीजें हैं ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने पिछले को रिपीट कर दिया। अब इसमें एक वैरायटी और आती है, जो भी अगर हमें डायरेक्ट उसकी टेक्निक सही पता ना हो तो उस तरह के ट्राइंगल को गिनना मुश्किल होता है। एक आपके पास ट्राइंगल आते हैं पिरामिड के रूप में। पिरामिड के रूप में जो ट्राइंगल आते हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 37 38। ये जो आपके प्रिपरेशन है कई बार एग्जाम में आया, जैसे आरएस के 2016 वाले पेपर में था, इसके अलावा भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस पिरामिड रूप में ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर रखे हों, छोटे छोटे त्रिभुज हों,
तो इस तरह के रूप में भी त्रिभुज काफी सारे मिलते हैं और उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें त्रिभुज अगर एक बार तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूं कि भाई सिंपल, यदि टेक्निक हम भूल चुके हैं एग्जाम में या पहली बार अगर इस तरह के प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी त्रिभुज हमें दिखाई देते हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं। जैसे ये जितने भाग हैं ये सब त्रिभुज हैं। इस तरह से ये त्रिभुज हमने गिन लिए इसके अंदर 16, जो सबसे आसान थे। अब 16 के बाद में अगर बड़े त्रिभुज इसमें गिने तो देखो बड़े त्रिभुज के अंदर फिर हम ये 4 त्रिभुजों को मिलाएंगे तो हमें जाकर के फिर एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा, इससे कम पे नहीं मिलेगा हमें। और इस तरीके से 4 त्रिभुजों को मिलाकर के जो त्रिभुज हमें मिलेंगे उसमें ये 1 है तो इसके नीचे 2 हैं, ये 2 हैं तो अब नीचे 3 हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 3 यहां मिले, 2 यहां मिले थे, 1 ये वाला मिला था, यानी कि 6 आपको मिल गए इसके अंदर, तो हो गए 22। 22 के बाद में अब आपको जो त्रिभुज है वो इससे भी बड़ा आपको मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला। और ये वाला जो त्रिभुज है आपको, ये 2 तो आपको मिलेंगे यहां पे, और 2 नीचे के बेस पे मिले तो ऊपर के बेस पे जाके ऐसा मिलेगा केवल 1 ही। और फिर इतना बड़ा इस वाले बेस से मिल नहीं सकता। ये जो त्रिभुज हमें मिला था ये हम पहले काउंट कर चुके हैं 4 भाग को जोड़ने पर। तो इतने बड़े जो त्रिभुज हैं ये हमने 3 और ले लिए, 22 और 3 25 हो गया हमारे पास में। इसके बाद में जो त्रिभुज है वो ये वाला मत भूलना, एक उल्टा त्रिभुज ये मत भूलना, और एक त्रिभुज तो हमेशा याद रहेगा जिसके अंदर हमने इन त्रिभुजों को गिना था, ये वैसे भी याद रहेगा, तो ये आप एक जोड़ी लेंगे। तो 22 3 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, टोटल इसके अंदर जो त्रिभुज हैं वो है 27। मगर जैसे ये पिरामिड और बड़ी होगी, यहां पर शुरू के जो 16 त्रिभुज हमने गिने थे, यानी कि इन सबको नंबर डाल करके जो हमने गिने थे 16 त्रिभुज, इनको छोड़कर आगे जो त्रिभुज काउंटिंग वाला जो काम है वो इतना आसान नहीं है। तो अब यदि पिरामिड वाले त्रिभुज अगर अपने पास में आ जाएं, बेसिक तरीके से हल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर जैसा कि मैं जानता हूं बेसिक में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। वो टेक्निक अगर आपको याद रह जाए तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल होंगे। आपको ये देखना है, बेस इस प्रश्न में भी देखना है कि बेस कितना है। बेस हम जानते हैं लाइन में कितने भाग हैं, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। आपको देखना है बेस पर कितने त्रिभुज हैं, तो इस बेस पर ये पार्टीशन था, ये पार्टीशन था, ये पार्टीशन था, इससे आपके पास 4 त्रिभुज हैं। कभी बेस 3 हो सकता है, कभी बेस आपके पास 5 या 6 भी हो सकता है। आपके पास जितना बेस है ना, ये आप उन नंबरों को लगातार लिख दें। लगातार नंबरों को लिखने के बाद में आपको स्टार्टिंग से यहां से जोड़ना चालू करना है इस प्रकार कि सबसे पहले 1 लिख के नीचे वाले नंबर को उससे जोड़ देना है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में फिर नीचे का नंबर जोड़ा 3, तो 3 और 3 6, फिर 6 में नीचे वाला नंबर ऐसे जोड़ेंगे तो 6 और 4 मिलकर के हो गया 10। आपके पास ये जो यहां पर नंबरिंग बनी है, अब जोड़ने के बाद इसका टोटल आप करेंगे तो टोटल बनेगा 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20। 20 के बाद आपको ये करना है कि अब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जब, तो पहले को हमेशा छोड़ दें और फिर एकांतर को गिने। पहले को छोड़ा, इसको गिना, फिर छोड़ा, फिर गिना, और होते तो भी ऐसे छोड़ते और गिनते, छोड़ते और गिनते। पहला हमेशा छोड़ना है, उसके बाद वाला गिनना है, फिर छोड़ना है, फिर गिनना है। अगर जिन्हें राइट लगाया है उन्हें और ऐड कर दें तो 6 और 1 यदि ये 7 अगर जोड़ दें तो 20 7 27, ये आपका आ गया राइट आंसर। स्टार्टिंग में जितना बेस है वो आपको लिख देना है।
लिखने के बाद में आपको स्टार्टिंग से एक नंबर लिखते हुए नीचे के नंबर को प्लस कर देना है कि एक में दो जोड़ा तीन, फिर नीचे तीन में ये तीन जोड़ा छह। अब छह में नीचे का नंबर क्या जोड़ेंगे? चार। छह में चार जोड़ करके 10, इनका टोटल किया 10 6 16 3 19 और एक 20। फिर इनमें भी पहला छोड़ के अगला गिनना है, फिर छोड़ के फिर गिनना है, और ये गिनने वाले 6 और एक 7 हैं, ये अगर इस 20 में मिला दें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27। ये प्रश्न मैंने आपको करके बताया। एक प्रश्न इसके नीचे आप ये वाला मुझे करके बताएं, जिसमें इस बार आपके बेस जो है वो 4 की जगह, आपके इस बार बेस 4 की जगह कितना है? 5 है। तो एक बार ये 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मुझे करके बताएं। देखें आप कितनी देर में करते हैं, और सही तरीके से वो ट्रिक जो एक बार बोली गई, क्या वो तुरंत आपके समझ में आई या नहीं आई? तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख करके बताएं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। कृष्ण ने लिखा है 48, तरुण का 48 आ रहा है, अरविंद ने 36 लिखा है, सुरेंद्र ने लिखा है कि ए आंसर लगा दीजिए 48 को। ठीक है, अब लगातार मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए, सबके नाम एक साथ बोलना मुश्किल होगा। जितने भी आ रहे हैं सबके 48 48 48 48 ये आ रहे हैं, यानी कि ये टेक्निक आपके क्लियर हो चुकी है। बाकी फिर भी बाई चांस किसी की अगर रह गई हो टेक्निक, तो एक बार दोबारा इसको मैं रिपीट कर दूं आपको। ये प्रश्न भी बेसिक तरीके से करना बहुत ही मुश्किल है एग्जाम के दिए गए समय पर। घर पे हो सकता है आप टाइम पास के लिए काफी समय लेते हुए इसके आंसर पे पहुंच जाएं, वो भी इस तरह के प्रश्न 5 दिए हुए हैं, तो बेसिक तरीके से 3 सही हो सकते हैं, 2 गलत होने के चांसेस पूरे बनते हैं इसके अंदर बेसिक तरीके से करने पे, क्योंकि ढूंढना इतना आसान काम इसके अंदर नहीं है। यहां पर जैसा मैंने कहा टेक्निक जो आपकी क्लियर भी हुई होगी कि आपको जो बेस होता ही है, त्रिभुजों में ज्यादातर टेक्निक अपनी चलती है बेस पर। जितने बेस पर त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं उतने नंबर आप लिख लीजिए, और उन नंबरों को फिर यहां पर लिखने के बाद उन्हें जोड़ना प्रारंभ कीजिए। आप एक लिख दिया सबसे पहले, जोड़ना कैसे? इसके नीचे वाले नंबर को इसमें जोड़ दो कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब हमारे पास में ये जितने भी नंबर आए थे इनको एक बार आप ऐड कर लोगे कि 15 10 25, 25 6 31, 31 में 3 जोड़ के 34, 34 में ये एक जोड़ा तो 35। अब टेक्निक क्या है? पहले को छोड़ना है, अगले को राइट कर देना है, यानी काउंट कर देना है, फिर छोड़ना है, फिर काउंट करना है, फिर छोड़ना है। इस तरीके से अब आपको जो काउंट करने हैं, राइट जिस पे लगाया है वो 10 और 3 13 है, 35 में अगर 13 जोड़ दें तो आपके राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48। तो इस तरीके से इस वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आपने चलो बुकलेट में से कई क्वेश्चन निकाले होंगे, मगर बहुत अधिक त्रिभुज जिनमें आंसर में आ रहे हो उनमें एक क्वेश्चन मैं आपको 36 पे सॉल्व कराता हूं। आप 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप एक एक करके सारे गिन सकते हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं इस तरीके से गिन ही सकते हैं आप। मगर इसे आप थोड़ा सा जो शुरुआत में एक टेक्निक बताई थी उससे भी कर सकते हैं आप, कि भाई 14 त्रिभुज ये हैं, 14 के बाद में मिलाकर के ये वाले हैं, फिर इससे बड़े वाले ऐसे वाले भी हैं। इस तरह से गिनने से बेटर एक तरीका और इस प्रश्न को करने का हो सकता है। कई बार ट्रिक सीधे सीधे नहीं दिखाई देती आकृति में, मगर पुरानी ट्रिक को भी इनमें अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? देखो आप,
आपको ये तो याद होगा ही कि जो चौकोर आकृति होती है, अगर उस चौकोर आकृति में चारों कोनों से अगर लाइनें अगर निकल कर के क्रॉस बनाती हैं, तो उनमें त्रिभुजों की संख्या सीधे सीधे कितनी याद रखनी पड़ती है? 8। आपको यह भी याद होगा क्योंकि कई प्रश्नों में हमने किया था कि अगर ये दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, तो दो त्रिभुज अगर हमें दिख रहे हैं तो ये मिलाकर के 3 बोले जाएंगे, क्योंकि यहां पर सिंगल सिंगल है प्लस इनको मिला के है, तो ये ग्रुप 3 का हुआ। और ये ग्रुप 3 का है तो सिंपल है, इसको भी आप 3 का ही बोलोगे, आप इसको भी आप 3 का बोलेंगे, इसको आप 3 का बोलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन में था, तो यहां एक कम कर देना, क्योंकि आप जो ये त्रिभुज गिनते हैं ना, 1 2 और 1 मिला के 3, तो फिर जब आप दोबारा 1 और 2 बोलोगे तो इस एक को आपने दोबारा भी तो गिन लिया आपने। तो यहां पर 3, यहां पर 3 और एक इस वाले के जब आप 3 गिनेंगे ना, तो इस लास्ट में 3 जो गिने ना, इसमें से एक घटा के 2 ही गिनना है इसको आप। तो अब देखो आप, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 के बाद इस वाले के आप 3 की जगह 2 ही गिनेंगे, जो मैंने बता दिया क्यों गिनेंगे आप। 17 2 19, 19 के बाद ये वाले जो 3 त्रिभुज है, ये तो आसानी से दिख ही रहे हमें। 19 में अगर ये 3 जोड़ दें तो आपके 22 हो गया। 22 के बाद अब अगर इससे बड़े त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो इससे बड़े त्रिभुज आप ले लेंगे ये वाले त्रिभुज, और इस साइज के त्रिभुज आपको मिलेंगे, एक ये है तो दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और तीसरे के बाद में अब आपके पास ये वाला है, चौथा ये वाला। आप अगर इसको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो अब आपके पास में 22 में 4 जुड़ करके टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 26। तो इस तरह से आप त्रिभुजों को गिन सकते हैं। एक और मैं आपको प्रश्न कराता हूं, क्योंकि वो एग्जाम में पिछले 10 साल के अंदर कोई 5-6 बार रिपीट हो चुका है, 31 वाला। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस पेपर से करते हैं, ऑनलाइन कोई मॉडल पेपर वगैरह आप सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या होता है, कुछ आकृतियों के तो आंसर सीधे याद भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक 31 नंबर पे प्रश्न दिखाया, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बाई चांस आपने किया हुआ होगा, तो कई बार आपको आंसर याद भी रह जाते हैं कि स्टार आकृति है तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 10 है। आप में से कईयों को याद होगी, मगर यहां पर ये 10 कैसे हैं, एक बार मैं आपको काउंट करा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता ही है। इसमें 10 ऐसे हैं कि 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुजों के बाद इससे बड़े त्रिभुज की अगर हम बात करें, तो बड़े त्रिभुजों में हम इसमें ले लेंगे ये त्रिभुज को, कि अगर हम इधर किनारे से निकलते हैं तो ये तो एक त्रिभुज लिया ही था छोटा, अगर इसमें हम यूं देखें तो ये मिला। अगर इसमें यूं ना जाकर के अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाते तो भी हमें एक त्रिभुज मिलता। 2 हमें यहां पर मिले हैं। 2 यहां मिलने के बाद यही चीज आप यहां भी देखेंगे कि अगर आप यहां से ऊपर जाएं तो एक इतना बड़ा त्रिभुज मिलेगा, और यदि आप इसमें इधर की तरफ जाएं तो भी आप देखिएगा वापस आने पे आपको त्रिभुज मिलेगा। 2 यहां मिले, 2 यहां मिले, ऐसे ही अगर 2 यहां आप देखेंगे तो यहां भी 2 मिल जाएंगे, एक तो ये वाला मिल जाएगा आपको और एक आपको ये वाला मिल जाएगा, मगर यहां पे ये 2 देखना गलत होगा। अगर आप यहां से इधर आ रहे हैं तो ये त्रिभुज आपका पहले ही काउंट हो चुका था, आप केवल ये मिडिल में जो एक त्रिभुज है इसे काउंट करेंगे, 2 2 और ये 1। फिर इधर से अगर आप ये त्रिभुज भी ढूंढ लेते हैं तो सब गलत हैं, क्योंकि ये वाले जो त्रिभुज हैं ये यहां से स्टार्ट करने पर पहले काउंट हो चुके हैं। तो जो 5 पहले मिले थे, उसके बाद बड़े त्रिभुज केवल 5 ही हैं। टोटल यहां पे जो त्रिभुजों की संख्या है वो आपको याद रखनी है, इसके अंदर होगी 10 त्रिभुज आपके। ये आकृति गिनने के हमने तरह तरह के क्वेश्चनों को किया। अब आकृति गिनने के बाद में अगला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करता हूं, पजल टेस्ट। पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। पजल टेस्ट या पहेली परीक्षण, ये चैप्टर एक तो इंपॉर्टेंट जिस एग्जाम में है वो तो है, स्पेशली बैंक के एग्जाम या LIC वगैरह के जो एग्जाम होते हैं
इन एग्जाम में पजल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनमें पूछे जाने वाले 35 प्रश्नों में से लगभग 15% तक पजल टेस्ट से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बैंक वगैरह के एग्जाम में और एलआईसी के एग्जाम में 50% जो रीजनिंग का सिलेबस है वो बेस्ड होता है अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट होते हैं दो तरह के, एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट जो शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, एक होता है पजल टेस्ट, ये भी एक तरीके से अरेंजमेंट ही है। वहां पर व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था को बताया जाता है, अरेंज किया जाता है। यहां पर व्यक्तियों की जो जानकारी है उनको व्यवस्थित करने पर एक साथ 5 प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो जो पजल टेस्ट है ये भी एक तरीके से अरेंजमेंट है। जैसे कि एक गेम की अगर हम पजल की बात करें तो उसमें कुछ टुकड़े होते हैं, और जब उन्हें एक सही जगह पर सिस्टमैटिक जमाया जाता है तो उससे किसी आकृति का निर्माण होता है। तो उन टुकड़ों को व्यवस्थित करना होता है गेम के अंदर, यहां पर जानकारियों को व्यवस्थित करना होता है, ये होता है पजल टेस्ट। जब अरेंजमेंट की बात की जाती है, चाहे वो सिटिंग था या पजल करेंगे हम, तो उनमें ट्रिक नहीं लागू होती हैं, उनमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको अनुभव चाहिए होता है कि आप उस तरह के प्रश्नों पर कितना अभ्यास कर चुके हैं, आप उतना ही बेटर हो जाते हैं आप। तो पजल टेस्ट को ज्यादा बढ़िया समझाने के लिए एक क्वेश्चन आपको लेकर के मैं, और तब वो सारी चीजें क्लियर करता हूं मैं आपको। पजल टेस्ट में सबसे पहले आपके यहां जो 1 से 5 नंबर का एक प्रश्न है, इस वाले प्रश्न के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि पजल टेस्ट में हमें किस तरीके से प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। जैसा मैंने कहा ये एक अरेंजमेंट है, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट था, प्रश्न में दिए गए निर्देश को पढ़ के अरेंजमेंट बनता था और नीचे प्रश्नों के उत्तर देते थे, वैसा ही कुछ इसके अंदर है। यहां पर आप प्रश्न के निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे कि यहां पर दिया हुआ था निर्देश के अंदर कि 7 सहकर्मी हैं जिनके ये नाम दिए हुए हैं, एक संस्था के 4 अलग अलग विभागों में ये लोग काम करते हैं। अब इंफॉर्मेशन इनकी हमारे पास है, जानकारी है कि ये जो 7 लोग हैं ये 4 अलग अलग विभागों में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और आईटी में काम करते हैं। मगर किसी भी विभाग में, ये जो 4 विभाग थे इनमें से किसी में भी 2 से ज्यादा सहकर्मी नहीं है। अरेंजमेंट बनाते समय ये लाइन आपको हाईलाइट रखनी है, लास्ट तक याद रखना है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसमें 2 से ज्यादा व्यक्तियों को आप नहीं लिखोगे, हाईएस्ट 2 व्यक्तियों को आप लिख सकते हो उसमें। आगे इंफॉर्मेशन है, उनमें से हर एक व्यक्ति ने अलग रंग की कमीज पहनी हुई है। जो 7 व्यक्तियों के नाम दिए गए थे, प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग रंग की कमीज पहनी हुई है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। और ये रंग, 7 रंग इसके दिए हुए हैं, सफेद, नीला, क्रीम, हरा, और इसी तरीके से बाकी के भी 7 रंगों के नाम इसमें दिए हुए हैं। अब ये कहता है जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, यानी कि इतना आसान नहीं समझ लें कि जैसे व्यक्तियों के नाम थे, पहला नाम था तो पहला कलर दे दें, दूसरा नाम था तो दूसरा कलर दे दें, ये कहता है उस क्रम के अनुसार ना जमाएं। तो ये एक सिंपल सी बात है। तो अब हमें जो जानकारी दी गई है वो यहां से दी गई है कुछ व्यक्तियों के बारे में कि वो कौन से विभाग में काम करते हैं, या फिर कौन से कलर की कमीज पहनी है, नहीं पहनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे इसमें दी हुई है। मगर ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें 70% इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट है कि इस व्यक्ति के लिए ये विभाग लिखें या ये कलर इसके लिए लिखें। 30% इससे आपके पास खाली रह जाएंगे, जिन्हें भरने के लिए प्रश्न में ही कुछ शर्तें दी जाती है, निर्देश में कुछ शर्तें दी जाती है। अगर उन शर्तों को ध्यान से पढ़ाएं या कुछ लाइनों को मिलाकर के आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, तो बचा हुआ जो 30% हिस्सा है उसे भी आप भर पाएंगे, और आप नीचे दिए गए जो 5 प्रश्न है उसके जवाब दे पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये जो चीज है ये प्रैक्टिकली जब एक क्वेश्चन करेंगे तो ही क्लियर होगी। तो प्रश्न की स्टार्टिंग कैसे करनी है, प्रश्न में जितने व्यक्ति दिए गए हैं आपको, उतने व्यक्तियों के नाम को सबसे पहले आप लिख लें ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे आप इसमें ये व्यक्ति थे, इसके अंदर इन व्यक्तियों के नाम को आप इस तरीके से लिख देंगे। ये इसके अंदर आपके पास में 7 व्यक्ति दिए गए थे, 7 व्यक्तियों के नाम इसके अंदर हमने लिख दिए। 7 व्यक्तियों के नाम लिखने के बाद में अब आपके पास में इस शर्त को तो ध्यान रखना ही है कि कोई भी जो विभाग यहां पे लिखा है ना, उस विभाग में 2 से ज्यादा सहकर्मी आपको नहीं लिख देने हैं। अब इसमें अपन आगे की जानकारी को इस तरीके से फिल करेंगे। ये जानकारी जैसे ए जे के साथ मार्केटिंग विभाग में काम करता है, ए जो है वो जे के साथ में
मार्केटिंग विभाग में काम करता है, तो ये इंफॉर्मेशन सीधे सीधे आपको दी गई है। जैसे मैंने कहा था कि 70% तो बड़ी आसानी से दी जाती है जानकारी कि भाई इस विभाग में ये व्यक्ति है, ये कलर इसने पहना हुआ है। वैसे ये भी जानकारी सीधी है, एक बार पढ़ के आप भर सकते हैं कि ए जे के साथ मार्केटिंग विभाग में काम करता है और सफेद रंग की कमीज नहीं पहने हुए हैं। नहीं वाली लाइनों को ध्यान से पढ़ें, ये काम आती हैं बाद में। अगर सफेद रंग की कमीज नहीं पहने हुए है और शब्द लगा के कहा हुआ है, तो और शब्द हमेशा होता है दो व्यक्तियों में पहले के लिए। ये सेकंड के लिए कब होता? सेकंड के लिए तब होता जब यहां पे लिखा होता जो सफेद रंग की कमीज नहीं पहने हुए हैं। जो या जिसे शब्द अगर यहां लिखा होता तो सेकंड के लिए होता। बाकी जितने भी शब्द आते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, जबकि, ये सब होते हैं फर्स्ट व्यक्ति के लिए। तो यहां और का मतलब है ए सफेद रंग की कमीज नहीं पहने हुए हैं, तो फिर ए के लिए आप सफेद कलर को यहां पर थोड़ा सा क्रॉस कर दें कि भाई ये ध्यान रखें कि लास्ट में अगर कलर सेट करने पड़े तो ए को सफेद नहीं देंगे, बाकी चाहे कोई सा भी दो आप। अब आगे इंफॉर्मेशन है कि वी ने पीले रंग की कमीज पहनी हुई है। वी ने पीले रंग की कमीज पहनी हुई है, तो ये वी के लिए आसानी से कलर जो पता लगा वो हमने फिल कर दिया कि पीला कलर इसने पहना हुआ है। इसके बाद इसमें है और वह फाइनेंस विभाग में काम नहीं करता है। अब इसका हमें यह पता लगा कि ये फाइनेंस में काम नहीं करता है, मगर हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो ये चार विभाग ऊपर लिखे हुए हैं ना, उसमें फाइनेंस में काम नहीं करता तो मार्केटिंग में भी नहीं करेगा। मार्केटिंग में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसी भी विभाग में कितने से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मार्केटिंग में दो हो चुके तो दो से ज्यादा तो होंगे नहीं। मार्केटिंग में नहीं, फाइनेंस में नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हमने कहा ऑब्लिक बना के सामने लिख देते हैं कि या तो एचआर होगा या फिर आईटी होगा। इसके बाद में है एच एस के साथ एक ही विभाग में काम करता है। ये कहता है कि एच का और एस का जो भी आप विभाग लिखना चाहो वो दोनों का आप लिखोगे सेम। तो ये जानकारी अभी कंप्लीट नहीं है, आगे किन्हीं लाइनों को मिला करके फिर कंफर्म होगा। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एचआर जो विभाग है ना, इसमें सिर्फ डी ही काम करता है। इस शब्द को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, सिर्फ डी ही काम करता है एचआर विभाग में। तो देखो, एचआर विभाग में डी काम करता है, तो ये एचआर विभाग में डी लिख दिया हमने। मगर लाइन को ध्यान से पढ़ें तो उसने कहा था एचआर तो ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ डी ही काम करता है। अगर एचआर विभाग में सिर्फ डी काम करता है, इसका मतलब अन्य कोई व्यक्ति एचआर विभाग में काम नहीं करेगा। इस लाइन का अर्थ यह निकला कि अगर एचआर विभाग में सिर्फ डी काम करता है तो एचआर विभाग में अन्य कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। इससे यह कंफर्म हो गया कि वी एचआर में काम नहीं करेगा, तो फिर वी का विभाग कंफर्म क्या हो जाएगा? आईटी होना। और जैसे ही आपने यहां पर वी का विभाग आईटी तय किया, तो ये आपने पजल टेस्ट सॉल्व करने के लिए पहला कदम आपने उठाया है, क्योंकि अभी तक तो आपने इंफॉर्मेशन वही फिल की थी जो यहां पे बोली हुई थी। जब आप किन्हीं लाइनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकालते हैं तो वो कहलाता है पजल टेस्ट का पहला कदम, कि यहां आपने पजल टेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहला कदम उठाया है। यहां पर किन्हीं लाइनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला था कि एचआर इसमें आ नहीं सकता क्योंकि एचआर सिर्फ डी के लिए है। मार्केटिंग में दो आ चुके हैं, फाइनेंस को साफ तौर पे मना कर दिया गया था। तो इन तीनों लाइनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकला। तो ये डिसीजन लेना एक मुख्य काम है, टफ काम भी कह सकते हैं आप इसको, कि ये अगर हर कोई कर ले तो ये पजल टेस्ट सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर कि आर उसी विभाग में है जिसमें वी है। अगर आर का विभाग वही है जो वी का है, तो ये तो बड़ी आसान लाइन हो गई, क्योंकि वी का विभाग तो आईटी है तो आर का विभाग भी आईटी होगा। अब यदि आप यहीं रुक करके अगर थोड़ा सा ये एनालिसिस करें कि हमने जो विभाग यहां पे लिखे हैं उन विभागों में केवल एच और एस का विभाग लिखना बाकी है। और एच और एस के लिए जो विभाग लिखेंगे वो मार्केटिंग लिख नहीं सकते क्योंकि दो में आ चुका, आईटी लिख नहीं सकते क्योंकि दो में आ चुका, और एचआर ऐसा विभाग था जिसमें सिर्फ डी ही रहेगा, अन्य कोई नहीं रहेगा। तो ये तीनों विभाग ही अगर आप इनके लिए नहीं भर सकते एच और एस के लिए, तो आपके पास एक ही विभाग बचेगा इनके अंदर, और वो आपके पास फाइनेंस है। और जब आपके पास में अगर एक ही बचा हुआ विभाग है इन दो व्यक्तियों के लिए, तो फिर जब चॉइस ही नहीं है तो आपको वो भरना ही पड़ेगा। आप यहां पे लिखेंगे फाइनेंस।
इस तरह से आपने सभी व्यक्तियों के जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, वो आपने तय कर दिया इसमें। अब इसके बाद में आगे ये कहता है मार्केटिंग या आईटी विभाग में किसी ने क्रीम रंग की कमीज नहीं पहनी है। मार्केटिंग या आईटी में अगर किसी ने क्रीम रंग की कमीज नहीं पहनी है तो आप यहां से क्रीम हटा दें, यहां से हटा दें। आईटी में वैसे भी यहां तो कलर भरा हुआ है और यहां भी आप क्रीम नहीं भरेंगे, तो क्रीम आप फिर कहां भरेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके अंदर भर दीजिए एच के अंदर, एस में, या फिर डी में। अब इसके अंदर इन तीनों में से किस जगह पर भरें? तो यहां पर हमारे पास में आगे की लाइन है कि जे हरे रंग की कमीज पहने हुए हैं। आगे की लाइन को पहले पढ़ लेते हैं। जे हरे रंग की कमीज पहने हुए हैं, तो जे के लिए जो कलर है वो इसमें कर देते हैं अपन हरा कलर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक हमारे पहले एक लाइन थी इसके अंदर, ये एक लाइन थी जिसको हमने थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ा था, ये वाली लाइन। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि एच एस के साथ एक ही विभाग में काम करता है और काली कमीज पहने हुए है। ये काली कमीज पहने हुए है, इसकी जानकारी हमें लग गई थी, तो एक बार इसको फिल कर चलते हैं अपन। एच जो है एस के साथ ही सेम विभाग में काम करता है और काली कमीज पहने हुए है, तो एच का कलर हमें पता लग चुका था, काली कमीज पहने हुए है। तो एक बार इसको फिल कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा अगर जब पढ़ा उस टाइम पर यदि नहीं भरा जाए तो आगे की लाइनों को या शर्तों को पढ़ने से कंप्लीट पजल नहीं बन सकती, यदि कोई लाइन रह जाए। तो ये जो लाइन अभी थोड़ी एक दो लाइन पीछे रही थी, इसको इसलिए मैंने अभी तुरंत बनाया इसको। अब इसमें जे का हमने भरी लिया था। अब लास्ट एक हमारे पास हिंट यहां पर है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है ना, वह फाइनेंस विभाग में काम करता है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, अगर वो फाइनेंस में काम करता है, तो फाइनेंस विभाग खाली यहीं पर है केवल। गुलाबी कमीज फाइनेंस वाले के लिए तो यहां तो दे नहीं सकते, तो यहां पे देंगे, और जैसे ही गुलाबी आप यहां पर देंगे, तो जो आप कह रहे थे ना कि इन दोनों में से किसी एक को क्रीम मिलेगा, तो ये अपने आप तय हो गया कि क्रीम इसको नहीं मिलेगा, क्रीम किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। अब आप लास्ट में देखें तो आपके पास दो ही कलर बचे हैं, एक तो सफेद बचा है, और सफेद के अलावा जो कलर बचा है वो बचा है आपके पास नीला। इन दोनों कलरों को आपको भरना है इन दो जगह पर। सिंपल है, सफेद कलर आप ए को नहीं देंगे, तो सफेद तो आप बचा हुआ किसको दे दें? आर को। और बचा हुआ जो लास्ट कलर नीला है वो आप दे दें ए को। इस तरह से आपके जैसे ही ये पजल कंप्लीट होगी, पजल कंप्लीट होने के बाद इसमें जो नीचे 5 प्रश्न पूछे हुए हैं, ये हल करना बिल्कुल आसान काम होगा आपके लिए। जैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं इसके अंदर अपन, तो यहां पर प्रश्नों में सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, क्रीम रंग की कमीज किसने पहनी है? तो क्रीम रंग की जो कमीज पहनी है, ये क्रीम कलर हमने फाइनल किया है डी के लिए, तो आंसर इसमें टिक कर दिया, ये वाला इसमें। इसके बाद है एस किस रंग की कमीज पहने हुए है? तो एस ने किस कलर की कमीज पहनी हुई है? तो एस ने पहनी हुई है गुलाबी रंग की कमीज। इसके बाद प्रश्न है आर किस विभाग में काम करता है? तो आर का विभाग क्या है? तो आर का जो विभाग है वो कौन सा विभाग है? आईटी है। इसके बाद है आर ने किस रंग की कमीज पहनी है? तो आर की जो कमीज का कलर है वो है सफेद। फाइनेंस विभाग में काम कौन करते हैं? तो ये फाइनेंस विभाग वाले जो व्यक्ति हैं, इनके नाम है एच और एस। तो फाइनेंस विभाग में काम करते हैं एच और एस। इस प्रश्न में हमने सारी चीजें देखी। प्रश्न हल करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मगर पजल बनाने के लिए जो निर्देश ऊपर दिए गए हैं, उन निर्देश में जानकारी को सही तरीके से व्यवस्थित करना यह जरूर एक काम है। अगर इसको व्यवस्थित करने के बारे में मुझे एक लाइन के अंदर अगर पजल टेस्ट क्या है अगर ये बताना हो, तो मैं पजल टेस्ट के बारे में कहूंगा कि यहां पर बचा हुआ जो डेटा होता है ना, उसे शर्त अनुसार सही जगह सेट कर दो, बस इसे पजल टेस्ट कहते हैं। इस लाइन को खोल करके क्लियर बता दूंगा आपको। आप जब भी अगर
30% वो जानकारी जो यहां नहीं दी गई थी उसे जब आप फिल करते हैं ना, तो आपके मुंह से एक लाइन कंफर्म निकलती है कि ये जानकारी बची थी जिसे भरने के लिए मात्र एक ही जगह है। आप ये बोलेंगे, हमेशा बचा हुआ शब्द जरूर निकलेगा आपके मुंह से, बचा हुआ। जैसे देखो, आपने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था जब आपने वी का डिपार्टमेंट आईटी तय किया था। आपने क्या कहा था, याद दिला दूंगा आपको। मार्केटिंग 2 जगह बना चुके हैं, एचआर विभाग में सिर्फ डी ही काम करेगा। इसके बाद आपके दोनों जब कैंसल हो गए तो एक शर्त यहां पे फाइनेंस को मना के रूप में लिखी हुई थी, तो तीनों जो चीजें थी ये मना होने पर हमें वी के लिए डिपार्टमेंट आईटी आईटी तय करना पड़ा, क्योंकि हमने कहा बचा हुआ ही केवल आईटी है। आपने जब लास्ट में भी सफेद कलर लिखा तब भी आपने ये कहा कि दोनों कलरों में सफेद कलर ए को तो दे नहीं सकते, तो बचा हुआ सफेद कलर आर को दे देते हैं। लास्ट कलर नीला बचा हुआ है तो बचा हुआ नीला इधर दे देते हैं अपन ए को इसमें। तो बचा हुआ जो शब्द है इसका इस्तेमाल करके और हम पजल में वो 30% हिस्सा जमाते हैं जिसकी जानकारी सीधे तौर पे यहां पे नहीं दी जाती है। इस चीज को समझने के लिए एक पजल और मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर 11 से 15 नंबर का एक पजल और देख लेते हैं इसमें अपन। पजल बनाने के लिए जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे ये व्यक्ति इसके अंदर दिए हुए हैं 3, 3, 6 और 1, 7, 7 व्यक्तियों के नाम को आप सबसे पहले यहां पर लिख देंगे इस तरीके से। लिखने के बाद में अब इसमें इंफॉर्मेशन थी कि 3rd टियर स्लीपर बर्थ वाले ट्रेन के एक डिब्बे में सफर कर रहे हैं। 3rd जो एसी कोच होता है जिसके अंदर किसी भी कोच के अंदर 6 सीटें होती हैं, 2 सीटें लोअर पे, 2 मिडिल पे और 2 अपर पे। 3rd टियर स्लीपर बर्थ वाले ट्रेन के एक डिब्बे में ये लोग सफर कर रहे हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति है इनका अलग अलग व्यवसाय है, जैसे ये लिखे हुए यहां पे। इन 7 व्यक्तियों में 2 ने तो लोअर वाली बर्थ ली है, नीचे की जो सीटें होती हैं। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिडल की बर्थ जिनकी आई है, बीच वाली जो सीटें थी, और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अपर बर्थ संभाले हुए हैं ये। अब कौन से 2 व्यक्ति अपर पे हैं, कौन से 2 व्यक्ति लोअर पे हैं और कौन से 3 मिडिल पे हैं, ये जानकारी हमें जुटानी है। अब इसमें जानकारी जुटाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है हमसे कुछ जानकारी यहां पे, तो इसे हम जो है यहां पर भरेंगे। अब तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है बी इंजीनियर है, अपर बर्थ पे नहीं है। अगर बी इंजीनियर है तो ये जानकारी आसानी से मिल गई कि बी इंजीनियर है, अपर बर्थ पे नहीं है। इसको याद रखना आप, क्योंकि कोई भी जानकारी आपको बिना वजह नहीं दी जाती है। अगर वो कह रहा है कि ये अपर बर्थ पे नहीं है तो ये जानकारी आपके किसी अन्य लाइनों को मिलाने के बाद में किसी निष्कर्ष पर आपको लेकर के जाएगी। तो बी इंजीनियर है, अपर बर्थ पे नहीं है, उसको हमने मेंशन कर दिया। आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने बी की तरह की बर्थ ली है। ये लाइन इस पूरे पजल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे पिछली बार था सिर्फ डीएचआर विभाग में काम करता है, वैसी ही ये कुछ लाइन है कि आर्किटेक्ट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ है बी वाली। कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है, वो है एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसकी बर्थ बी से मैच करती है। बी की जो भी बर्थ होगी ना, ये वो केवल मैच करती है आर्किटेक्ट से। ये आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ बी से मैच करती है। अब देखो, आपको अपर बर्थ तो बी के लिए मना किया था, तो बी और आर्किटेक्ट की सेम बर्थ करनी है तो अपर तो होगी नहीं। आपके पास चांस बचे या तो मिडिल होगी या फिर लोअर होगी। अब यदि इसने ये कह दिया कि आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, तो फिर मिडिल बर्थ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि मिडिल बर्थ आपको लिखनी है 3 व्यक्तियों के लिए, जबकि आर्किटेक्ट अपने आप को कहता है एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ बी से मैच होनी चाहिए। अगर आप मिडिल लिखते हैं तो मिडिल आपको लिखनी पड़ेगी 3 व्यक्तियों के लिए, इसके लिए और अन्य किसी के लिए भी। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी बर्थ बी से मैच हुई।
फिर तो तीसरा शेयर होल्डर भी होगा कोई। तो यहां पर ये कंफर्म हो गया कि मिडिल भी नहीं लिखेंगे, अपर उसने बना किया ही था, तो आपके पास बचा हुआ क्या है, केवल लोअर बर्थ। और जैसे ही आप ये तय कर पाएंगे बचा हुआ, तो आप पजल को फिल कर सकते हैं। फिर आप यहां आप लोअर लिखें, आर्किटेक्ट की भी लोअर लिखें, तो अब आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो गया जिसकी बर्थ बी से मैच कर रही है, अन्य किसी की नहीं है। अब आपके पास में लोअर बर्थ फिल हो चुकी है, दोनों व्यक्ति पता लग चुके हैं, तो अब बर्थ हमें भरनी है 3 मिडिल बर्थ और 2 अपर बर्थ। भरने के लिए आगे की जानकारी है, एम और एच मिडिल पर नहीं है, तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर मिडिल पर नहीं है तो बचे हुए अपर पे होंगे, तो फिर हमने एम और एच के लिए बर्थ कर दी अपर। इसके बाद है एम और एच मिडिल पर नहीं है तो अपर कर ही दिया, और वे पेशे से क्रमशः पैथोलॉजिस्ट और वकील हैं। और क्रमशः शब्द कहा गया, इसका मतलब जिसका पहले नाम था उसके लिए तो पैथोलॉजिस्ट होगा, और जिसका बाद में नाम था उसके लिए वकील होगा। इसके बाद आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो तो बिल्कुल साफ तौर पे उसके अंदर कोई हिंट या कोई क्लू वाली बात नहीं है। कहता है टी फार्मासिस्ट है, तो टी अगर फार्मासिस्ट है तो ये बड़ी आसानी से जो इंफॉर्मेशन लगी उसको आप लिख दीजिए, टी फार्मासिस्ट है। क्योंकि पजल गेम में भी या पजल टेस्ट में भी जितनी जानकारी आप लगातार भर पाते हैं, उसके बाद बचे हुए हिस्सों पे दिमाग लगाना थोड़ा सा आसान होता है। तो जैसे अगर यहां पर आपके पास में जो प्रोफेशन है वो 7 में से 4 जगह भर चुके हैं, तो बचे हुए 3 पर सोचना थोड़ा सा आसान होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है डी ना तो पत्रकार है, नहीं आर्किटेक्ट है। जैसा मैंने कहा आपके पास में 3 ही प्रोफेशन बचे हैं, पत्रकार, आर्किटेक्ट और डॉक्टर। 3 प्रोफेशन की जगह बची है, जिसमें डी के लिए उसने दोनों प्रोफेशंस को मना कर दिया, पत्रकार और आर्किटेक्ट दोनों के लिए डी नहीं माना जाएगा। तो फिर डी के लिए बचा कौन सा, डॉक्टर। और जैसे आपने कह दिया कि बचा ही ये है, तो आपका पजल लगातार सॉल्व होता रहेगा जब तक आप ये तय कर पा रहे हैं कि बचा ही ये है, तो कंफर्म इसी जगह पर होगा, डी का डॉक्टर कंफर्म। अब इसके अंदर डॉक्टर के बारे में यह भी हिंट है कि के की जो बर्थ है ना, वो डॉक्टर की ही तरह की है। अब इसमें बर्थ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके पास लोअर फुल हो चुकी है यहां पे, इसके अलावा अपर भी आपके पास फुल हो चुकी है, तो आपके पास बची कौन सी है, मिडिल। आप कहोगे सर यहां तो 4 जगह पर बर्थ खाली है, तो मिडिल तो 3 जगह आएगी। मगर इन चारों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्किटेक्ट है, और जो चारों में से आर्किटेक्ट हुआ ना, उसके लिए आपको बर्थ लोअर लिखनी पड़ेगी। तो ये दोनों तो आर्किटेक्ट नहीं है, तो इनकी बर्थ तो इसका मतलब क्या लिख दें फिर अपन, मिडिल। क्योंकि इन चारों में से लोअर बर्थ तो उसको ही देनी है जो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट निकलेगा। ये तो फार्मासिस्ट है, ये डॉक्टर है, तो फिर इसकी बर्थ तो लोअर होगी नहीं। अपर 2 व्यक्तियों को दे ही चुके हैं, तो बचा कौन सा, मिडिल। तो बचा हुआ शब्द जैसे आपके मुंह से निकला, आपकी पेन चलता रहेगा और आप पजल में आगे बढ़ते रहेंगे। अब एक लाइन की के की बर्थ डॉक्टर की तरह की है, तो के की बर्थ डॉक्टर वाली है, तो डॉक्टर की क्या लिखी, मिडिल। तो के की जो बर्थ होगी वो भी क्या लिख देंगे, मिडिल। अब जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति इन 7 में ऐसा है जो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है और लोअर उसकी बर्थ है, तो वो इन 7 में से कौन सा बचा, केवल आर। फिर आपने बोला बचा हुआ है, बस आपका पजल आगे बढ़ता रहेगा। फिर आप बोलेंगे कि अब क्या बचा हुआ है, तो अब आपके पास एक ही प्रोफेशन बचा है, डॉक्टर भर लिया था, तो अब आपके पास बचा है पत्रकार होना। तो बचा हुआ पत्रकार आप भरेंगे इस वाली जगह पर। इस तरह से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी आपके फिल होगी। तो पजल टेस्ट हल करते समय इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है 70% जो जानकारी आसानी से आपको मिल रही है कि इसने पीला कलर पहना हुआ है, बी इंजीनियर है, इनको बोलते हैं आसान इंफॉर्मेशन, सीधे सीधे बोल दिया उसने। या ये दोनों अपर बर्थ में हैं। जो इंफॉर्मेशन ऐसे लिखी होती हैं कि ये मिडिल बर्थ पे नहीं है, ये आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। एकमात्र यही व्यक्ति है जो इस क्लास में पढ़ता है, इस विभाग में काम करता है, सिर्फ यही है, केवल है, एकमात्र है। इन लाइनों को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन लाइनों को मिलाने के बाद में कोई नई जानकारी, निष्कर्ष निकलता है, और अगर वो आपने निकाल लिया तो जो 30% हिस्सा बचता है पजल के अंदर, वो भी आप फिल कर सकते हैं। मगर केवल मेरे ये कह देने से ये पजल आपसे अगले पजल बड़ी आसानी से सॉल्व नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बेस्ड अरेंजमेंट चैप्टर्स हैं ये। तो अरेंजमेंट जब चैप्टर होता है तो वो होता है अभ्यास सेल।
अगर आपने 4-5 पजल निकाल लिए तो पजल आपके लिए बहुत इजी होंगे, और शुरुआत के अगर 2-3 पजल आप कर रहे हैं तो आपके लिए टफ होंगे। शुरुआत के 3-4 पजल के बाद में बाकी जितने पजल हैं सब में अरेंजमेंट करने का जो तरीका है वो सब में सेम होता है, कि किसी में केवल शब्द कह के, किसी में सिर्फ शब्द कह करके और लाइनों को बताया जा रहा है। 1-2 बार हो सकता है समझने में दिक्कत आए, बाद में वो सारी लाइनें हमारी क्लियर हो जाती हैं। वो ठीक है, चलो आज तो इसके अंदर अपन ने 2 ही पजल किए। कल की क्लास में भी हम और भी पजल के जो क्वेश्चन हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे हम।